जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। यानी इस धरती पर या इस ब्रह्मांड में असंख्य जीवन है, उनका अपना अपना इतिहास है। उन असंख्य जीवन में, उन अनगिनत जीवों में मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है कि उसके पास बुद्धि है, उसके पास विवेक है, उसके पास चिंतन करने की क्षमता है, और एक और चीज़ जो मनुष्य के पास है वो है उसकी भाषा। इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा जीव है जो भाषा का प्रयोग करता है। बाकी अन्य जीवों के पास भाषा नहीं होती, और यह भाषा का प्रयोग मनुष्य को अन्य जीवों की श्रेणी से अलग करता है। किसी भी भाषा में शब्दों का अपना महत्व है। शब्द भंडार जिस भाषा में जितने अधिक हैं, वह भाषा उतनी ही सुदृढ़ मानी जाती है। व्यक्तिगत तौर पर भी जो व्यक्ति शब्दों के मामले में धनी है, भाषाई दृष्टिकोण से, वही अधिक सशक्त माना जाता है। वर्ण या अक्षर किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं, जिनको खंडित नहीं किया जा सकता है, यानी जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण से शब्दों का निर्माण होता है, इसलिए वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। यानी वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसको शब्द कहते हैं। 3 अलग अलग वर्ण क, ल और म को मिला करके यदि हम कलम लिखते हैं तो शब्द है, कमल लिखते हैं तो शब्द है, लेकिन वही यदि मलक लिखते हैं, म, ल और क, तो वह शब्द नहीं है। इसलिए कि कलम और कमल का कोई न कोई अर्थ निकल रहा है, जबकि मलक का कोई अर्थ नहीं निकलता है। यानी मलक अर्थ विहीन है, इसलिए शब्द नहीं है, जबकि कमल और कलम अर्थ देते हैं, इसलिए ये शब्द कहलाएंगे। अब शब्द मिलकर के वाक्य का निर्माण करते हैं। तो वाक्य की परिभाषा जो बच्चे बताते हैं, हालांकि उनके हिसाब से सही भी है, कि शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहा जाता है। लेकिन चूंकि अब आप वर्ग 10वीं के विद्यार्थी हैं, तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि हर चीज़ के बारे में सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाएं। थोड़ी गहराई से आप किसी बात को सोचें, और जब आप गहराई से इस परिभाषा को देखते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहा जाता है, तो जैसे किसी के द्वारा कहा जाता है कि किसान खेत से आग काट कर लाता है, हवाई जहाज पानी में उड़ता है, नाव आसमान में तैरती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यह शब्दों का सार्थक समूह है, इसका कोई न कोई अर्थ भी निकल रहा है, लेकिन क्या ये वाक्य है? निश्चय ही आपका जवाब होगा नहीं। अब क्यों? तो आप यही कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन वाक्य की जो परिभाषा बताई गई, उसके हिसाब से तो यह बिल्कुल ठीक है। फिर भी इसका जवाब नहीं ही कहा जाएगा। जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं इस परिभाषा में कोई कमी है। अतः वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों को वाक्य की परिभाषा कुछ इस तरह से देनी चाहिए कि
विचारों को पूर्णता से व्यक्त करने वाले क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहा जाता है। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो हमारे विचारों को पूर्णता से व्यक्त करे। लेकिन इसमें एक चीज़ जोड़ दे करके कही गई है कि क्रिया से युक्त पद समूह को। तो बिना क्रिया के किसी वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। आप यदि किसी वाक्य से क्रिया शब्द को हटा दें तो आप देखेंगे कि उस वाक्य का स्वरूप बिगड़ गया। क्रिया दो तरीके की होती है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में मुख्य क्रिया होगी ही होगी, लेकिन मुख्य क्रिया यदि नहीं है तो भी सहायक क्रिया जरूर होगी। अंग्रेजी में ऑक्सिलरी वर्ब जो आप लोग पढ़ते हैं। एक छोटा सा वाक्य लीजिए, राम घर जाता है। इसमें से आप क्रिया शब्द को निकाल दीजिए। अब यह होगा राम घर है। राम घर है कोई वाक्य नहीं हुआ। तो जैसे ही आप वाक्य से क्रिया शब्द को निकालते हैं, वाक्य का स्वरूप बिगड़ जाता है। अतः वाक्य में क्रिया का होना नितांत आवश्यक है। दूसरा चीज इसमें कहा गया है पद समूह। तो शब्दों का प्रयोग जब वाक्यों में कर दिया जाता है, यानी शब्दों का प्रयोग करके जब हम वाक्य बना लेते हैं तो वही शब्द पद कहलाने लगते हैं। शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है तो वही शब्द पद कहलाने लगते हैं। दूसरी परिभाषा पद की है कि शब्दों के साथ जब परसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो वे पद कहलाने लगते हैं। परसर्ग कारक के चिन्हों को कहा जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो ने, को, से इत्यादि जो है ये परसर्ग कहलाता है। तो परसर्ग भी जब कारक के चिन्हों के साथ शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वही कारक के चिन्ह परसर्ग कहलाने लगते हैं। और जब शब्दों के साथ उन्हीं कारक के चिन्ह यानी परसर्ग का प्रयोग कर देते हैं तो वही शब्द पद कहलाने लगते हैं। अब परीक्षा में 3 या 4 नंबर का प्रश्न आता है पद परिचय, जिसमें कोई वाक्य लिखा हुआ रहता है और उस वाक्य के किसी शब्द को रेखांकित किया गया होता है। उस रेखांकित शब्द का यानी उस पद का परिचय आपको देना होता है। तो पद परिचय की जहाँ तक बात है, यदि आपसे कोई आपका परिचय पूछता है तो आप अपने संबंध में 3, 4, 5 बातें बताते हैं। जैसे आप अपना नाम बताएंगे, अपने पिताजी का नाम बताएंगे, अपना घर बताएंगे, अपनी शिक्षा बताएंगे या अन्य जो भी चीज़ों का सहारा लेकर के आप अपने आप को आप अपना परिचय दें। वैसे ही किसी वाक्य में यदि किसी शब्द को यानी पद को रेखांकित किया गया है और उससे उसका परिचय आपसे पूछा जा रहा है तो उसका परिचय आप क्या दे सकते हैं? शब्दों का परिचय क्या हो सकता है? तो पद का परिचय जो होता है वह संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या वचन के आधार पर एक वचन, बहुवचन, लिंग, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये इन्हीं सब चीज़ों को, इन्हीं सब बातों को बता करके हम उस पद का परिचय देते हैं। जब तक वह शब्द कहीं अकेले लिखा हुआ है, जैसे कहीं कलम लिखा हुआ है तो कलम शब्द का अपना कोई विशेष परिचय नहीं है। लेकिन वही यदि लिखा गया है कि मैं कलम से लिखता हूँ और इस वाक्य में कलम को रेखांकित किया गया है तो यहाँ कलम शब्द का अपना परिचय है। यहाँ कलम संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, करण कारक है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है।
वाक्यों में प्रयोग के आधार पर पद का परिचय बदलता भी है। जैसे एक वाक्य लीजिए, मेरे लाल ने लाल कमीज पहनी है। मेरे लाल ने लाल कमीज पहनी है में लाल शब्द दो जगह प्रयुक्त हुआ है, और यदि इन दोनों शब्दों को रेखांकित करके आप से इनका परिचय पूछा जाए तो मेरे लाल ने, पहला लाल जो है वह किसी के पुत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी संज्ञा है। लाल कमीज पहनी है, दूसरा लाल जो है वह कमीज की विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण है। तो इन्हीं सब चीज़ों का उपयोग करके, इन्हीं सब बातों पर ध्यान दे करके हम पद का परिचय देते हैं। पद परिचय के लिए आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कर्ता, कर्म, कारक, लिंग, वचन, पुरुष, काल इत्यादि का सूक्ष्म अध्ययन करना होता है, सूक्ष्म अध्ययन करना होगा। और इन तथ्यों पर आप अपनी पकड़ जितनी अधिक बनाएंगे, इन तथ्यों के बारे में आप जितनी गहराई से जानेंगे, पद परिचय देना आपके लिए उतना ही आसान होगा। वर्ग 8 तक के हिंदी व्याकरण के किताब में ये सारी चीज़ें बहुत ही सहज और सरल तरीके से बताई गई हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण इत्यादि जिन बातों की चर्चा हमने की, वर्ग 8 तक के, यानी 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां जिस भी वर्ग का किताब आपके घर में उपलब्ध है, आप उसको ले लीजिए और एक बार इन सारे चीज़ों को ध्यान से पढ़ जाइए। पद परिचय देना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। वाक्य में किसी भी रेखांकित पद का परिचय देने के लिए कम से कम आप 3 तथ्यों का प्रयोग जरूर करेंगे। आप प्रयास ये करेंगे, आपका प्रयास ये होना चाहिए कि जिस पद का भी परिचय आपसे पूछा गया है, आपको बताने के लिए कहा गया है, उसके संबंध में आप कम से कम 3 बातें जरूर लिखें। साथ ही अधिक से अधिक शब्दों का संग्रह करें। यह भाषाई स्तर पर आपको मजबूत बनाएगा।